पिछले 1 महीने से बच्चे बिहार में बीपीएससी के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शासन समझा रही है और ये लाठीचार्ज। इन तस्वीरों को देख करके दिल दहल उठता है। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, इन सभी के ऊपर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। There has been a growing demand for re-examination of Bihar Public Service Commission. जिस प्रकार से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करा करके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स को चुनती है, ठीक उसी प्रकार से हर स्टेट के पास अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो वहां पे स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती है और डीएसपी, एसडीएम जैसे पब्लिक ऑफिसर्स को चुनती है। बिहार के पास भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी बोला जाता है। 23 सितंबर 2024 को बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि वह 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यह एग्जाम 2031 वैकेंट पोस्ट पर कराया जाना था जिसके द्वारा 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और भी अदर स्टेट ऑफिसर्स को चुना जाना था, जिसके लिए 4,83,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और यह एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को होना तय होता है। इस एग्जाम से एक सप्ताह पहले बच्चे बड़ी मात्रा में बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं जहां वो स्कोरिंग पैटर्न को लेकर के रिटन एश्योरेंस चाहते थे, क्योंकि इन बच्चों का मानना था कि बीपीएससी इस साल से नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है। आखिर इन बच्चों को कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या बीपीएससी ने ऐसा कुछ कहा था? इस बात की जब हमने पड़ताल की तो हम पहुंचे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल एक्स हैंडल पे, जहां हमें ये वीडियो मिला जिसमें बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनु भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हैं। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे वो सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा, अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं, उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है। जिसे लेकर के बच्चे सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा स्कोर को इवैल्यूएट करने के लिए। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज करके स्कोर को इवैल्यूएट किया जाता है? अगर आप इसको जानते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और इस टाइम को कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तब ऐसे एग्जाम को मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है। अब जब मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी हो जाता है और दूसरे शिफ्ट का पेपर है वो कंपैरेटिवली हार्ड हो जाता है, और ऐसे में दोनों का मार्क्स को इवैल्यूएट करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मलाइजेशन को। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि कोई एग्जाम है जिसमें आपने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया और आपके दोस्त ने शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया। आपका पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है और उसी हिसाब से आपके दोस्त का पेपर थोड़ा सा हार्ड है, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट 1 में है वो 10,000 है और सेम शिफ्ट 2 में भी 10,000 है, और आपने स्कोर किया 200 आउट ऑफ 300। आपके दोस्त ने स्कोर किया 190 आउट ऑफ 300। यहां आप देखिए कि आपका पेपर इजी है और आपने 200 आराम से आसानी से स्कोर कर लिया। आपके दोस्त का पेपर हार्ड है और उसने 190 ही स्कोर किया। अब इस हिसाब से आप तो बोलेंगे मेरा मार्क्स ज्यादा है और इस वजह से हमारा रैंक अच्छा आएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर इजी था और आपके दोस्त का पेपर हार्ड था। तो इस चीज को हम डील करते हैं नॉर्मलाइजेशन से। देखिए, अब यहां हमको देखना होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जिसका स्कोर आपके स्कोर से इक्विवेलेंट हो या उससे थोड़ा सा कम हो। तो मान लेते हैं वैसे स्टूडेंट की संख्या 8,000 है और यहाँ पे उसी प्रकार से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनका स्कोर राघव के स्कोर से या तो इक्विवेलेंट हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 9,000 बच्चों ने 190 या 190 से नीचे स्कोर किया है। जब परसेंटाइल हम निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने इक्विवेलेंट या इससे लेस देन स्कोर किया था उतना लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट शिफ्ट, दैट इज 10,000 इनटू 100, और ये निकल के आता है हमारा 80 परसेंटाइल। सेम इसी तरीके से यहां देखेंगे तो वैसे यहां 9,000 है एंड डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू 100 और ये निकल के आता है 90%।
अब देखिए, जब ये तो हमारा नया आया परसेंटाइल, जो 80 परसेंटाइल आया, इसका 90 परसेंटाइल आया। अब यहाँ हम देखने की नॉर्मलाइज स्कोर क्या आता है। 80% दैट इज इक्वल टू 80/100 इनटू जो टोटल मार्क आप स्कोर कर सकते थे दैट इज 300। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है 240। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो 90 परसेंटाइल आपका स्कोर था वो हम रखते हैं, दैट इज 90/100 इनटू टोटल मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते थे दैट इज 300। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 270। अब यहाँ आप देख सकते थे कि इनका जो रॉ मार्क्स था वो 200 था और इनका 190 था। इस हिसाब से अगर हम जज करते तो इनका रैंक अच्छा आना चाहिए था और इनका रैंक खराब आता, उनसे नीचे आता। बट हमको ये भी कंसीडर करना है कि ये पेपर इजी था और ये पेपर हार्ड था। इस चीज के लिए जो नॉर्मलाइज स्कोर लाते हैं हम, वो यहाँ 240 है और यहाँ 270 है। इससे हमको ये पता चलता है कि इनका रैंक जो होगा वो इनके रैंक से अच्छा आएगा। सिंपल सा यही होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। बच्चे चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन का यूज करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि उनका मानना है कि इसका यूज से ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है और यहाँ तक एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कुछ रुपए लेकर के उनके सीट तक को भेजा जाता है, जिसके लिए वो बीपीएससी ऑफिस के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, जहां उन्हें लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ता है। खान सर, जो कि एक पॉपुलर एजुकेटर है, उनका कहना है कि इसका यूज हम उन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं जहां साइंस, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसका यूज बीपीएससी या यूपीएससी टाइप एग्जामिनेशन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 4 और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे ना तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है, लेकिन ये जीएस में फ्लॉप हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा होगा 2525, हर बच्चा बोलेगा। लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में कह दें कि अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है, केकरो नहीं पता है। खतरनाक सच यह है कि कंप्यूटर कहेगा कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों में नदी की लंबाई पूछा। यह सबसे खतरनाक है। उसके बाद वो पटना के गर्दनी बाग इलाके में जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करके कहती है कि हम नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं करेंगे, ये सारी चीजें अफवाह हैं। यहाँ पे सारा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाता है और 13 दिसंबर को पेपर सिंगल शिफ्ट में स्टार्ट भी हो जाता है। बीपीएससी ऑफिशियल्स के अनुसार 912 सेंटर में से 911 सेंटर पे एग्जाम अच्छे से होता है। सिर्फ एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में कुछ इशूज आते हैं, पेपर लेट हो जाता है, जिसके बाद बच्चे इन्विजिलेटर से पेपर लेकर के शोर करते दौड़ते हैं कि पेपर लीक हो चुका है, पेपर आउट हो चुका है। अब यहाँ बीपीएससी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उन बच्चों को कैसे पता चला कि पेपर आउट हो चुका है, क्योंकि उनके पास तो ना ही कोई इंटरनेट एक्सेस है, ना ही किसी मोबाइल फोन का एक्सेस है। वे ये भी कहते हैं कि ये बच्चे शोर करते हुए पेपर बाहर फेंक देते हैं, जहां इनके जानने वाले लोग उन पेपर का फोटो खींच करके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं। जिसके बाद 15 दिसंबर को बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनु भाई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको कैंसिल किया जाता है। बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। बट इन बच्चों का कहना है कि इस तरीके का जो इशू है सिर्फ एक सेंटर पे नहीं बल्कि सेवरल सेंटर पे आए थे। बहुत जगह पे पेपर लेट था, बहुत जगह पे सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था और बहुत से ऐसे भी जगह थे जहां जैमर भी काम नहीं कर रहा था। पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहाँ पे 3 बार लाइट कटा है। लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफी है। इन बच्चों का कहना है कि एग्जामिनेशन सिर्फ एक सेंटर पर नहीं सभी सेंटर पर फिर से होने चाहिए। कुछ पॉपुलर एजुकेटर जैसे खान सर, रहमान सर, ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर, ये सभी लोग एक फ्रेश बीपीएससी प्रीलिम्स की डिमांड करते हैं।
प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि ये बच्चे डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनकी बात को नहीं सुनती है तो वो आगे आएंगे और इन बच्चों के साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। अगले ही दिन पुलिस के द्वारा फिर से लाठीचार्ज किया जाता है, जहां दर्जनों बच्चे फिर से घायल हो जाते हैं। उसी शाम को प्रशांत किशोर उन बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं, जहां डिसाइड करते हैं कि गांधी मैदान में एक छात्र सांसद बुलाया जाएगा। इस छात्र सांसद में ऐसा डिसाइड होता है कि वे सभी मिलकर के नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाएंगे। 29 दिसंबर को 15,000 से ज्यादा बच्चे गांधी मैदान के पास इकट्ठा होते हैं, जहां प्रशांत किशोर और ये बच्चे सीएम से मिलने के लिए निकलते हैं। इन्हें इनके रास्ते में रोक लिया जाता है और कुछ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स इन बच्चों से इनकी डिमांड को डिस्कस करते हैं। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोजल पे बच्चे डिवाइड होते हैं, प्रशांत किशोर वहां से चले जाते हैं। ये पीसफुल डिस्कशन तब बिगड़ जाता है जब कुछ बच्चे बिहार के सीएम से मिलने के लिए बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश करने लगते हैं। तब बिहार पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई जाती हैं, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद प्रशांत किशोर 2 दिन का समय देते हैं बिहार गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द आप इस मैटर को रिजॉल्व कीजिए, वरना गांधी मैदान में महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे वे आमरण अनशन करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके बाद इनके द्वारा 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा ये नोटिस दिया जाता है कि आप गांधी मैदान को खाली करके गर्दनी बाग के लिए शिफ्ट करें, बट वे अपना स्ट्राइक गांधी मैदान में जारी रखते हैं, जिसके कारण बिहार पुलिस उन्हें 6 जनवरी की सुबह डिटेन कर लेती है। इसके बाद इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए एम्स पटना ले जाया जाता है, जहां कुछ इश्यूज होने के कारण से इनका मेडिकल चेकअप नहीं हो पाता है। जिसके बाद इन्हें कोर्ट ले जाया जाता है, जहां इन्हें कंडीशनल बेल मिल रहा था, जिसमें मेंशन था कि आप इस तरीके की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, जिसे ये लेने से मना कर देते हैं। मैं यहाँ कोर्ट में आया, कोर्ट में मुझे एसडीएम के अदालत ने जो भी हैं सीडीजीएम उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है, मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें अनकंडीशनल बेल मिल जाती है, जिसके बाद 7 जनवरी को इन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनने से मना कर देती है और वो बोलती है पटना हाई कोर्ट में सबसे पहले आप जाएं। पटना हाई कोर्ट बोलती है कि 15 जनवरी को हम इस पे सुनवाई करेंगे, अब देखना है कि फैसला क्या आता है। यहाँ बिहार सरकार से मेरे कुछ सवाल है कि क्या बिहार में पीसफुली प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्यों उन बच्चों पर लाठियां चलवाई जाती हैं? क्यों उन पे वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है? क्यों उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराया जाता है? क्या आप उनकी बातों को दबाना चाहते हैं? जो बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एक फेयर डिमांड कर रहे हैं, उनके खिलाफ में आप FIR दर्ज करवाते हैं? ये वे नीतीश कुमार है जो एनडीए गवर्नमेंट में यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। इंडियन पॉलिटिक्स में ये पूरी तरीके से रेयर है कि कोई मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा दे दे और बोले कि ये पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर के कारण हुआ है। और आज यही नीतीश कुमार 1 महीने से चल रहा है बीपीएससी प्रोटेस्ट पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों? इन सारी चीजों पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ गंगा जी बहती हैं उसी के पास का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का।